Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So today we start our next topic. Our next topic is the strange case of Britain. हाँ, हम लोगों ने इसके पहले दो क्लास पढ़े, एक आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन और दूसरा इटली का यूनिफिकेशन. So in this topic we have to learn about यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम बोलिए या ग्रेट ब्रिटेन बोलिए, ठीक है. इंग्लैंड एक कंट्री है, साथ ही साथ आपका वेल्स एक कंट्री है, स्कॉटलैंड एक कंट्री है आपका, और साथ ही साथ आपका आयरलैंड भी एक कंट्री है. इन तमाम कंट्रीज को मिलाकर के आपका इंग्लैंड के लीडरशिप में, ब्रिटेन की लीडरशिप में आपका सबको यूनिफाइड किया जाता है, उसको यूनिफिकेशन किया जाता है. इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है. तो ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ये तुरंत आपके किसी रेवोल्यूशन के द्वारा, क्रांति के द्वारा या तुरंत इस तरह का प्रोसेस घट जाता है. ऐसा नहीं है. ये धीरे धीरे ड्राउन अप होता है प्रोसेस के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा, एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा ये चलता है, ठीक है. देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रियोर टू द 18th सेंचुरी. वहां पे कोई आपका मतलब नेशन वाली बात नहीं थी 18th सेंचुरी के तक में. और आपका द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ पीपल, अब वो जो आपका आइलैंड था, उस आइलैंड में 4 कंट्रियां थी. आपका ब्रिटेन था, स्कॉटलैंड था, वेल्स था और आयरलैंड था, ठीक है. और ये चारों कंट्री जो थी आपका, इनका जो है ये अलग अलग कंट्रियां थी. तो इनका जो आपका इथनिक ग्रुप्स था वो भी अलग अलग था, इनका जो कल्चर था वो भी अलग अलग था, इनके लैंग्वेज वो अलग अलग थे. अब स्कॉटलैंड है तो स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश बोलते हैं, आयरलैंड के लोग आयरिश बोलते हैं, वेल्स के लोग वेलिस बोलते हैं. तो ये सबका लैंग्वेज भी अलग था, इनका इथनिक कॉम्पोजिशन भी अलग था, इनका आपका मतलब ये तमाम चीजों के आधार पर डिफरेंस थे इनके अंदर में, ठीक है. तो फिर आपका ये चारों जो 5 कंट्रियां थी, चारों कंट्रियां थी, इन कंट्रियों के अंदर में आखिर ये यूनिफिकेशन को किसने स्टार्टअप किया. तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जान रहे हैं कि यूरोप के अंदर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो औद्योगिकरण हुआ था, वो औद्योगिकरण आपका विशेष करके जो हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ आपका इंग्लैंड में हुआ. और इंग्लैंड जो है जैसे धीरे धीरे ग्रो अप किया, जैसे जैसे इंग्लैंड का विकास हुआ, इंग्लैंड के जो लोग हैं वो ज्यादा परस्परस और इंग्लैंड जो है ज्यादा वेल्दी हुआ. तो वहाँ और ये देख रहे हैं आप, इंग्लैंड जो है अपना अलग अलग जगह जो है आपका ट्रेड और ये तमाम मर्चेंट्स वगैरह कर रहा था, वो व्यापार कर रहा था. तो जैसा उसका पावर बढ़ा, उसके पास वेल्थ ज्यादा बढ़ा, तो वो चाह रहा था कि हमारे आसपास जो आइलैंड्स के अंदर में जो कंट्रियां हैं, चाहे स्कॉटलैंड हो, वेल्स हो या आपका आयरलैंड हो, इन तमाम लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लाया जाए और इनको अपने अंदर में शामिल किया जाए. ऐसा प्रयास उसने करने का कोशिश किया. और इसका सबसे पहला जो प्रयास उसने किया, देखिए लिख रहा है कि ये मतलब इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रीव इन वेल्थ, इंपोर्टेंस ऑफ पावर, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द नेशन ऑफ द आइलैंड्स. तो धीरे धीरे चाहा कि जो आइलैंड्स थे, आइलैंड्स में जो नेशंस थे, जो राष्ट्र थे, उनके अंदर उनको अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए. द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर फॉर द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट. अब देख रहे हैं कि 1688 के अंदर में वहां पर एक क्रांति, रेवोल्यूशन होता है, मतलब राज्य क्रांति होती है. वो इंग्लैंड की बात है. वहां पर होता है कि वहां पे जो आपका मिडिल क्लास था वो आपका मतलब पावरफुल हो गया था, मतलब कि जो भी लोग थे, ठीक है. तो क्योंकि वो लोग प्रॉस्परस हो गए थे, धनी हो गए थे, वेल्दी हो गए थे, तो उन्होंने चाहा कि हमारे कंट्री के अंदर में आपको नेशन स्टेट्स बनाना है, तो जो मोनार्क सिस्टम यहाँ पे, उस मोनार्क सिस्टम के पावर को कम किया जाए. तो उन्होंने राजा से ये डिमांड किया, और करने के बाद आपका जो है राजा ने खुद पावर को डायल्यूट कर दिया. जान रहा था कि रिस्पेक्टफुली अगर इसको हम दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा मान मर्दन हो जाएगा. फिर लास्टली 1688 के अंदर में वहां पे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है मजबूत हो जाता है, ठीक है. मोनार्कियल सिस्टम जो है रहता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वहां पे एस्टेब्लिश होता है. वहां के लोग पार्लियामेंट को मजबूत करने में सफलता हासिल कर लेते हैं. इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. और जैसे ये चीज होता है, जैसे आपका ये जो आपका यूनिफिकेशन होता है, उसका सेंटर ये इंग्लैंड ही है, मतलब, ठीक है. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. अब देखिए, ग्रेट ब्रिटेन वर्ड जो है वो हम लोग, आपने ग्रेट ब्रिटेन भी सुना है, आपने यूनाइटेड किंगडम भी सुना है, तो आपका मन में उठ रहा होगा कि ग्रेट ब्रिटेन आखिर है क्या. सब में इंग्लैंड है, आपको दिख रहा है. तो ग्रेट ब्रिटेन है कि जो स्कॉटलैंड, बिल्कुल आप मैप देखोगे तो इंग्लैंड के ऊपर स्कॉटलैंड है, ठीक है. तो उसका स्कॉटलैंड के ऊपर को उसने 1707 के अंदर में आपका उसके साथ एक यूनियन बनाया, संघ बनाया, और संघ बना करके स्कॉटलैंड को अपने अंडर में इंग्लैंड ने कर लिया, ब्रिटेन ने कर लिया. जब स्कॉटलैंड को और उसके बगल का एक कंट्री वेल्स है, ठीक है, उसको जब मिला लिया, तो इसको मिला करके ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया. तो स्कॉटलैंड का अपन अंदर ले आया,
तो हम लोग जान रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट विंग्स को मानने वाले लोग थे, प्रोटेस्टेंट जो आपका पंथ था, सेक्ट को मानने वाले लोग थे, क्योंकि आप जान रहे हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर में कैथोलिक होता है, हाँ, और आपका प्रोटेस्टेंट होता है, ऑर्थोडॉक्स भी होता है, मगर यहाँ पे कैथोलिक लोग थे आपके वहां पर, और इंग्लैंड के अंदर में प्रोटेस्टेंट लोग थे, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट वही है जो आपका मतलब कैथोलिक जो है वो आपका कंजर्वेटिव है, जो शुरुआत से मतलब उस धर्म को लेकर चल रहा है, मगर उसके अंदर कुछ कुव्यवस्था आ जाता है, तो आपका प्रोटेस्टेंट जो है वो मतलब सेक्ट का मतलब इन्फ्लुएंस हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि आपका स्कॉटलैंड के ऊपर अपना प्रभाव बनाया, ठीक है, और अपना डोमिनेशन कायम किया। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मींस द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। अब जैसे जैसे उसने अपने अंदर प्रभाव में किया उसको 1707 के बाद, तो स्कॉटलैंड का जो आपका ट्रेडिशन था या जो भी आपका पॉलिटिकल सिस्टम था, उन तमाम चीजों को उसने धीरे धीरे सप्रेस करने का काम किया, ठीक है। द कैथोलिक क्लान्स इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन वेयर द अटेम्प्ट ऑफ द असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। और वहां के जो आपके कैथोलिक क्लान्स वंश के लोग थे, उन तमाम लोगों को जो है आपको इनके द्वारा रिप्रेस सप्रेस किया गया, दबाया गया इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। उनको यहाँ तक मजबूर किया गया कि वो लोग अपने लैंग्वेज को भी नहीं बोल पा रहे थे, ठीक है, जो उनका गैलिक लैंग्वेज वहाँ पे मतलब बोला जाता था स्कॉटिश हाईलैंडर्स के द्वारा, और वहाँ का जो नेशनल ड्रेस है वो भी नहीं पहन पा रहे थे। बहुत लोगों ने कंट्री भी छोड़ दिया। मतलब इंग्लैंड ने पूरा प्रभाव जो है स्कॉटलैंड पे डाल के उसको अपने अंदर में करने का कोशिश क्या किया, उसने अंदर में कर लिया। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये मिला करके आपका ग्रेट ब्रिटेन के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। दूसरा एक कंट्री बट रहा है जिसका नाम है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड जो है बगल में, आप मैप देखोगे मालूम चलेगा। तो सेम केस आपका आयरलैंड में भी यही रहता है। आयरलैंड में जो है आपका प्रोटेस्टेंट को मानने वाले भी लोग थे और कैथोलिक को भी मानने वाले लोग थे। तो प्रोटेस्टेंट को जो मानने वाले लोग थे वो इससे ज्यादा सिंपैथी रखते थे किसके साथ, इंग्लैंड के साथ में, और इंग्लैंड में जो उनको सपोर्ट करता था प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोगों को, ठीक है। तो उसने क्या किया कि और वो चाहते थे कि हम लोग जो है इस यूनिफिकेशन का हिस्सा बन जाए, जो आपका प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोग थे और इंग्लैंड के साथ आ जाए, इंग्लैंड के साथ मिल जाए। तो फिर आपका ऐसा होता है कि मगर जो कैथोलिक मानने वाले लोग थे उसी कंट्री के अंदर में, आयरलैंड के अंदर में, वो जो है यह नहीं चाहते थे। तो आयरलैंड जो है आपका उसमें भी देखिएगा दो हिस्सा में बटा हुआ है, एक आपका रिपब्लिक आयरलैंड और दूसरा है नॉर्थ आयरलैंड। जो नॉर्थ आयरलैंड का इलाका है वो आपका प्रोटेस्टेंट का इलाका है और प्रोटेस्टेंट वाले सपोर्ट करते थे इंग्लैंड को, ठीक है, और वो चाहते थे कि हम इसमें शामिल हो जाए, ठीक है। तो वहां पर एक रिवोल्ट भी होता है जो आपका एक नाम है वोल्फ टोन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ सकता है कि वोल्फ टोन जो है आपका आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट, वो अपना जब आपका द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ द आयरलैंड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। लार्जली कैथोलिक कंट्री के ऊपर में जब इंग्लैंड अपना मतलब इन्फ्लुएंस स्थापित करना चाहता था, तो वहां पे आपका कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड। तो कैथोलिक जो उन्होंने अपना एक रिवोल्ट वहां कोशिश किया करने का, मगर उसको दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट बाय वोल्फ टोन। वोल्फ टोन के द्वारा रिवोल्ट किया गया था, आप याद रखिएगा यह नाम। एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 के अंदर में होता है, ठीक है, रिवोल्ट। मगर लास्टली आपका आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। मगर वो फोर्सफुली जो है आपका 1801 के अंदर में उसको मिला लिया जाता है। और जो आयरलैंड मिलता है तो उसका नॉर्थ इलाका ही मिल पाता है, ठीक है। नॉर्थ आयरलैंड जो है वो रिपब्लिक आयरलैंड नहीं, रिपब्लिक आयरलैंड अलग है और नॉर्थ आयरलैंड जो है वो अलग है। नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसको मिला के जो बनता है वो बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है आप समझ गए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। दिस इज ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स प्लस नॉर्थ आयरलैंड इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। तो मेन जो डिफरेंस है वो यही है, हम लोग यही समझना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका होता है। अब तो ये समान चीजों को अपने अंदर मिला लेता है ब्रिटेन जो है, मगर अब सोचता है कि भाई अब सब तो मिल गए, मगर सबका जान रहे थे आप एथनिक ग्रुप्स अलग था, सबका कल्चर अलग था, सबका लैंग्वेज अलग था, सबका ट्रेडिशन अलग था, पॉलिटिकल ट्रेडिशन अलग था। तो फिर आखिर इनके अंदर में आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आ पाएगा, इसका प्रयास किया गया। तो हम लोगों ने देखा है कि जब इस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होता है तो कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह, कुछ ऐसे आपका मार्ग जो है वो तमाम कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, कंट्री के अंदर अडॉप्ट किया जाता है, ताकि सब लोगों का एक सेंस जो है उसके प्रति मतलब जागृत हो लगे। तो ऐसा काम किया जाता है आपका न्यू ब्रिटिश नेशन
was formed through a propagation of a dominant English culture। तो इंग्लिश कल्चर जो था उसको उसके ऊपर डोमिनेट करना चाहा कि इंग्लिश कल्चर को ये फॉलो करे। ठीक है, देखिए द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग। अब ब्रिटिश फ्लैग जो आपका हुआ यूनियन जैक, उसको सब लोग मानने लगे यूनियन जैक झंडा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है हाँ, कि जो ब्रिटिश का फ्लैग उसको किस नाम से जानते हैं, तो यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। नेशनल एंथम एक आया हाँ, गॉड सेव आवर नोबल किंग्स। ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज को वहां पे प्रेफरेंस दिया गया। तो ये यूनिफिकेशन जो हम लोग को दिख रहा है ब्रिटेन के द्वारा जो होता है, इंग्लैंड के द्वारा जो होता है, उस आइलैंड के अंदर में जो 4-4 कंट्रियां हैं उनको मिलाकर के बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम के रूप में यूनिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए जो है फ्लैग और नेशनल एंथम और आपका जो इंग्लिश को मतलब प्रमोट किया गया, वहां के लैंग्वेजेस को सप्रेस करके, ये तमाम चीजें होती हैं। तो इस चीज के साथ आपका जो ब्रिटेन के जो यूनिफिकेशन होता है वो समाप्त होता है। तब तक के लिए चलते हैं।